अस्पताल के कॉरिडोर का वो सीन था जहां इस वक्त परेशान सा लकी इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके मम्मी पापा परमीत जी और सुपर्णा मुखर्जी पास में ही एक बैठक पर गुमसुम से बैठे थे। दोनों की चिंतित नजरें गायनिक वार्ड में आवाजाही कर रही नर्सों पे टिकी थीं। सुनिए जी, आप जरा किसी नर्स को पूछिए ना, अंदर क्या हालत है। मुझे बहू की बहुत फिक्र हो रही है। देखो संपूर्णा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो अब तक हमें जरूर बता दिया गया होता। मुझे लगता है बहू की डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मैंने डॉक्टर नूर इस्लामिया से बात की है। वैसे भी उन्हें अपने पेशे में महारत हासिल है। ज्यादातर वो सीजर पसंद नहीं करती। उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि किसी भी लड़की की डिलीवरी नॉर्मल हो, कुछ क्रिटिकल केस को छोड़कर। मगर क्या करूं, एक स्त्री हूं ना, इसीलिए स्त्री का दर्द अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। तुम निश्चिंत रहो संपूर्णा, ईश्वर दोनों की रक्षा करेगा। सब कुछ ठीक ही होगा, देखना तुम। परमीत जी अपनी पत्नी को तसल्ली दे रहे थे कि ठीक तभी एक नर्स बाहर आई। दोनों की नजरें उस पे जम गई। लकी के कदम भी एक जगह रुक गए। संजना के साथ कौन है? जी हम हैं। कहिए क्या बात है? संजना की डिलीवरी हो गई क्या? हाँ आंटी जी, मुबारक हो। आपके घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, ऐसे जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। फिर भी एक बार संजना के हस्बैंड से डॉक्टरनी साहिबा मिलना चाहती हैं। नर्स ने लकी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टरनी साहिबा से मिल लीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टरनी साहिबा से मिल लेता हूँ। मगर एक बात बताइए, क्या हम इस वक्त संजना से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप लोग नहीं। कुछ देर के बाद उसके रूम में मिल लीजिएगा। फिलहाल डॉक्टरनी साहिबा कंसल्टिंग रूम में बैठी है और आप उनसे मिल लीजिए जाकर। सब कुछ ठीक तो है ना सिस्टर? वैसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। पहले आप डॉक्टरनी साहिबा से तो मिल लीजिए। जा बेटा, सिस्टर कह रही है तो डॉक्टर से मिल लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो सिर्फ तुझे ही बताना चाहती हो। ओके, मिल लेता हूँ। लकी तेजी से डॉक्टर के रूम में दाखिल हो गया, जबकि परिमल जी और सुपर्णा उसके पीछे पीछे कंसल्टिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रह गए। क्या बात हो सकती है? जो भी बात होगी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। मैं संजना का हस्बैंड हूँ डॉक्टरनी साहिबा। क्या आपने मुझे बुलाया है? जी हाँ, आपको कुछ बात बतानी है। आइए बैठिए। लकी सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। क्या बात है डॉक्टर? सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इस तरह मुझे बुलाकर सबको डरा दिया। बात ही कुछ ऐसी है, आपकी वाइफ की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, पर आप दोनों की बेटी भी काफी तंदुरुस्त है। लेकिन उस नन्ही सी जान की गर्दन के पिछले हिस्से में एक बिच्छू जैसा निशान चमक रहा है, जैसे बीज का चांद हो। क्या? जी हाँ, यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाना पड़ा। आपकी तरह मुझे भी काफी हैरानी हुई है। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है जिसमें बेबी की बॉडी पे ऐसा कोई निशान पाया गया हो। क्या हो सकता है डॉक्टरनी साहिबा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, फिलहाल सब कुछ ठीक है। मगर बच्ची को आगे चलकर कोई भी तकलीफ हो तो सबसे पहले उसे मेरे पास लेकर आइएगा। कल सुबह जल्दी मैं दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दूंगी। वैसे आपकी वाइफ की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आपको एक नसीहत देना चाहूंगी कि उसे कहीं भी अकेले मत छोड़िएगा। मुझे वो मेंटली डिस्टर्ब लग रही है, इसलिए एक बार किसी अच्छे मनोचिकित्सक से जरूर मिल लीजिएगा। डॉक्टर, उसने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? डॉक्टर नूर की आंखों के सामने वो मंजर आ गया। कोई है यहाँ? आप मुझे यहाँ से दूसरी जगह ले चलो ना प्लीज। आप समझिए तो मैम, यहाँ कोई नहीं है। मैं हूं ना, आप घबराइए मत। हम सब आपके पास हैं। आप बस थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए और कुछ ही देर में डिलीवरी हो जाएगी। आप माँ बन जाएंगी।
आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? कोई है यहाँ, बिच्छू जैसा कोई बड़ा जीव, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे निगल जाएगा, मुझे बचा लीजिए प्लीज। ओह नहीं! संजना के मुंह से चीख निकल गई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि डिलीवरी के वक्त अगर पेशेंट का सपोर्ट ना मिले तो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर में कितनी मुश्किलें आती हैं। आपकी बच्ची का जन्म समझ लो कि एक करिश्मा है, करिश्मा। आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डॉक्टरनी साहिबा। सच में मुझे मालूम नहीं था कि संजना के साथ क्या हो रहा है। अब से मैं उसका ठीक से ख्याल रखूंगा। जाइए, अब आप मिल लीजिए अपनी पत्नी और बच्ची से। लकी जैसे ही वहां से उठा, डॉक्टरनी बोल उठी, 1 मिनट रुकिए, आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी। आपकी बेटी की गर्दन के पीछे बिच्छू का जो निशान है, इस बात की अपनी वाइफ को भनक भी न लगने देना, वरना मामला खराब हो सकता है। निशान को देखते ही वो फिर से आपा खो सकती है। मेरा तजुर्बा यही कहता है। अब आप जाइए। बेटे, क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने जो बातें कही थी वो लकी ने अपने पेरेंट्स को बता दी। बेटे की बात सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या क्या सच में ऐसा हुआ है? हमारी गुड़िया के गर्दन पर बिच्छू का निशान है? जब डॉक्टरनी साहिबा ने कहा है तो ऐसा ही होगा। हाँ, मगर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरा दिल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या बात है पापा, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भला तुम लोगों से क्या छुपाऊंगा? डॉक्टर की बात को हम ऐसे कैसे मान लें? बच्चे की गर्दन देखकर एक बार हमें तसल्ली तो करनी ही चाहिए। क्या कहती हो सुपर्णा? सच बताऊं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमारी बहू संजना को अचानक क्या हो गया है? बड़ी अजीब बात है कि डिलीवरी से पहले ही बहू को बिच्छू नजर आ रहे हैं। हमारे घर को किसी की नजर लग गई है परमित। मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे। लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा मम्मा, आप इतना परेशान क्यों होती हो? चलिए हम अपनी बच्ची से मिल लेते हैं। दोनों को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, वहां जाने से पहले आप दोनों को ये याद दिला दूं कि हमारी गुड़िया के गर्दन के पिछले हिस्से में बिच्छू का निशान है। इस बात का संजना को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बाबा, अब तुम चलो तो सही गुड़िया को देखने के लिए। मेरा दिल बहुत मचल रहा है। लकी अपने पेरेंट्स के साथ उस स्पेशल रूम में दाखिल हो गया जो उसने संजना की डिलीवरी के लिए बुक कर रखा था। स्पेशल रूम में दाखिल होते ही लकी ने देखा कि संजना सुकून से सोई थी। उसकी बगल में सफेद कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी परी छत की ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। सुपर्णा जी ने बहू के माथे को सहलाया और फिर बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। गुड़िया के माथे से कपड़ा हटा के सुपर्णा जी उसकी गर्दन को पीछे से देखने लगी। बाप बेटे की निगाहें भी सुपर्णा जी की इसी हरकत पर टिकी थीं। बिच्छू का निशान अंगारे की तरह चमक रहा था। परमीत जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये ठीक नहीं हुआ। जल्द से जल्द मुझे कोई जानकार तांत्रिक से मिलना होगा जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी अब आपके लिए एक मुसीबत हो गई। अरे नहीं बेटे, मैं गुड़िया की बात नहीं कर रहा, बल्कि जन्म के साथ उसकी गर्दन पर दिखाई देने वाले बिच्छू के निशान को लेकर परेशान हूँ। अब जब डॉक्टरनी ने कह दिया है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, फिर आप क्यों तमाशा कर रहे हो? ऊंची आवाज में बात मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। परमीत जी ने ये बात ऐसे कही जैसे उनके सामने कोई भूत आकर बैठ गया हो। फिर वो अपनी वाइफ से मुखातिब हुए। तुम बहू के पास रुको, मैं और लकी इसका कोई तोड़ ढूंढते हैं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है परमित। आप अकेले क्यों नहीं चले जाते? अगर संजना ने कोई हंगामा किया उसे संभाल पाना मेरे बस की बात नहीं है। लकी को मेरे पास रहने दीजिए, आप खुद चले जाइए। वैसे भी यहाँ आज की रात ही रुकना है। मैं भी ऐसी फिजूल की बातों में पड़ना नहीं चाहता पापा, आप जाइए। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम संजना का ख्याल रखना।
ठीक है पापा, जल्दी लौटाना। जो भी बात है पता लगा कर लौटूंगा। परमीत जी तांत्रिक से मिलने हॉस्पिटल से निकल गए क्योंकि बिच्छू ने उनके दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया था। तांत्रिक बालक गुरु की तारीफ अक्सर उनका दोस्त मुरली करता रहता था। कहता था, जिंदगी ऐसे दो राहें पर चलती है जिसमें रास्ता जितना सीधा होता है उतना ही दुर्गम भी होता है। ऐसे कठिन मोड़ पे कभी दम घुटने लगे तो बाबा बालक गुरु को याद कर लेना। किसी भी मुश्किल का हल उनके पास मिल जाएगा। तुम उनका नंबर सेव रखो परमीत, किसी दिन मुझे याद करोगे। ठीक है बाबा, कर लेता हूँ। लगता है बाबा ने तुम पर जादू कर दिया है। तुम जो भी समझो, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितना सही था। ये बात याद आते ही परमीत ने अपने मोबाइल में सेव करवाया हुआ बालक गुरु का नंबर मिलाया। कॉल रिसीव होते ही स्पीकर में आवाज गूंजी, हर हर शंभू। हर हर शंभू बालक गुरु महाराज, माफ कीजिएगा, मैंने गलत वक्त पर आपको कॉल किया। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मुरली ने मुझे आपके बारे में बताया था। मुसीबत तुम तक पहुँचे उससे पहले मेरे घर आ पहुँचो। ज्यादातर मैं एकांत में रहता हूँ, मगर आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं घर पर हूँ। आ जाओ, तुम्हें लोकेशन भेज दिया है। ठीक है, पहुंचता हूँ गुरुदेव। कुछ ही देर में परमीत उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुल गया था, लेकिन परमीत जी को कोई नजर नहीं आया। उन्होंने जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश की, एक भारी भरकम आवाज उनके कानों में पड़ी। आ गए तुम, जल्दी करो, अंदर आ जाओ। इस वक्त बाहर रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ठीक है गुरुदेव। यह इंसान तो हमारी तरह बिल्कुल सीधा साधा है। कोई भी नहीं कह सकता कि यह तांत्रिक विद्या का जानकार होगा। बालक गुरु सफेद कुर्ते और धोती में कमरे के बीचों बीच फर्श पर आसन लगा के बैठे थे। उनके ठीक सामने रखी धूपदानी से धुआं उठ रहा था, जो कमरे में चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ऐसा लगता था परमीत का फोन आने से पहले ही वो तैयारी करके बैठे थे। आओ, मेरे सामने बैठ जाओ। बालक गुरु का आदेश होते ही परमीत उनके सामने बैठ गया। कुछ देर की शांति के बाद फिर से गुरुदेव की आवाज गूंज उठी। तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो राज बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने जैसे ही मुझसे बात की, वैसे ही तुम्हारी सारी परेशानी मेरी समझ में आ गई थी। तुम्हारे लिए ये सब जानना बहुत ही अहम हो गया है कि आने वाली आंधी को अगर रोका नहीं गया तो तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। मैं गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। बहरहाल तुमने सही समय पर कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्या होने वाला है गुरुदेव, बताइए ना, मेरा दिमाग सचमुच फटा जा रहा है। यही समझ लो, तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़े। तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मेरा इशारा तुम्हारी कौन सी गलती की ओर है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करता है, तुमने भी की है। उन गलतियों के बदले हमें कोई पछतावा नहीं है, तो वो अक्सर मुसीबत बनकर कभी भी टूट पड़ती है।
जैसे आज तुम पर टूट पड़ी है। बालक गुरु ने अपनी बात कहकर एक गहरी सांस ली। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी। आपका इशारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, मगर मेरे दिमाग में अभी तक ये बात नहीं घुस रही है कि मुझ पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ने वाली है। मुसीबत तो तुम्हारे घर में जन्म ले चुकी है, तुम्हारी पोती के रूप में। तुमने उसकी गर्दन पर वो बिच्छू का निशान देखा नहीं है क्या? देखा है ना गुरुदेव, तभी तो मैं भागता हुआ आपके पास आया हूँ। मैं बिच्छू का निशान देखकर काफी परेशान हूँ। आपकी बात को मैं जुटला नहीं सकता, क्योंकि बच्ची की डिलीवरी के बाद डॉक्टर का भी यही कहना था कि तुम्हारी बहू की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वो बस एक ही बात की रट लगाए बैठी थी कि उसे कोई बिच्छू नजर आ रहा है, बहुत बड़ा बिच्छू। खुद की जिंदगी बचाने के लिए वो सबके सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। तभी मेरे दिमाग में खौफ पनपने लगा था। मैं समझ गया था कि बच्ची की गर्दन के पिछले हिस्से में नजर आने वाला बिच्छू का निशान कोई आम निशान नहीं है। और फिर आपका ख्याल आते ही मैं सीधे यहाँ चला आया। नहीं आते तो बेमौत मारे जाते। तुम्हारी वजह से पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। मगर गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरे दोस्त का एहसानमंद रहूंगा कि उसने मुझे आपके पास भेजा। मुझे यकीन है आप मेरे भरोसे की लाज रखेंगे। ना ही मैं अपनी पोती को खोना चाहता हूँ और ना ही अपने परिवार को खोना चाहता हूँ। आप ही बताइए, मेरी गलती की सजा मेरा परिवार क्यों भुगते? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है। आप मुझे कोई उपाय बताइए गुरुदेव। कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उपाय तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। आप बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें जो भी कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि इस काम को करने में तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। कोई भी छोटी सी चूक तुम्हारी मौत को दावत दे सकती है। जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात का पता लगाओ कि आसपास कहां पर कुमारी लड़की की मौत हुई है, फिर उसे कहां दफनाया जाने वाला है, क्योंकि वही मरी हुई लड़की तुम्हारे परिवार पर लगे ग्रहण से मुक्ति दिला सकती है। वो कैसे गुरुदेव? मैं कुछ समझा नहीं। ठीक से समझाइए कि आखिर मुझे करना क्या है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, उस कुमारी लड़की को जहां दफनाया गया हो वहां आधी रात को 12 बजे के बाद तुम्हें पहुंच जाना है। कब्र से लड़की की लाश को बाहर निकालना है। बहुत ही सावधानी से उसके दिल के पास कट लगाकर कलेजे का टुकड़ा निकाल लेना है और लाश को वापस जमीन में गाड़ के चुपचाप वहां से निकल जाना है। ध्यान रहे, इस काम को अंजाम देते वक्त तुम्हें कोई देख ना ले, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं उस कुंवारी लड़की के कलेजे का क्या करूंगा गुरुदेव? ऊपर से मुझे वहां किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी कुछ देर पहले तो तुम अपने परिवार के लिए जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे, फिर अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा। रहने दो, ऐसे कोई अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत जल्द मैं किसी कुंवारी लड़की का कलेजा निकाल ले आऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई है उसे एक कुंवारी लड़की के कलेजे का भोग देकर ही रोका जा सकता है। हर मर्ज का एक इलाज होता है। ऐसे ही तुम्हारे मर्ज के लिए समझ लो यही एक उपाय बचा है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा परमीत। उम्मीद करता हूं कि तुम
पूरी सावधानी से अपने काम को अंजाम दोगे। जी हाँ गुरुदेव, मैं आपकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो, मन में कुछ मत रखो। इस काम को सिर्फ मैं ही अंजाम दे सकता हूँ गुरुदेव, या फिर कोई और कर सकता है? काम कोई भी करे परमीत, मुझे एतराज नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति कुमारी लड़की का ही कलेजा लेकर आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? मेरे ख्याल से तुम्हें स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। ऐसे वक्त में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। बालक गुरु की बात सुनकर परमीत सोच में पड़ गया था। मेरे दिमाग में यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? गुरुदेव बहुत दूर की सोच रखते हैं। वैसे गुरुदेव, अगर मुझे रात को बाहर जाना हुआ तो क्या मैं अपने साथ बेटे को ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हो। सावधानी बरतना कि ये काम करते वक्त कोई तुम्हें देख ना ले। गुरुदेव की बात सुनकर परमीत अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है गुरुदेव, फिर मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। काम खत्म होते ही सीधा आपसे मिलने आऊंगा, क्योंकि जो भी करना है आपको ही करना है। मेरे ख्याल से तुम्हें सारी बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहता तो तुम्हारे पास किसी मॉर्चरी से पोस्टमार्टम की हुई लाश का कलेजा भी मंगवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बस इतनी बात से तुम समझ जाओ कि कब्रिस्तान में तुम्हारा जाना कितना जरूरी है। अपनी बात कहकर गुरुदेव वहां से उठकर घर के अंदर चले गए। उसके बाद तुरंत ही परमीत गुरुदेव के घर से बाहर निकल गया। गुरुदेव की बात पर उसे यकीन न करने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो कुछ कहता है उससे पहले ही गुरुदेव ने सामने से ही बिच्छू के निशान की हकीकत सामने रख दी थी। परमीत कहां से लाएगा कुमारी लड़की का कलेजा? आधी रात कब्रिस्तान में कब्र खोदना परमीत की जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित तो नहीं होगा ना। जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी बिच्छू के साथ। बेटी का जन्म हुआ तो लकी बहुत खुश हो गया था। ये बात और थी कि बच्ची के गले में बिच्छू का निशान जन्म के साथ ही आया था। डॉक्टर नूर इस्लामिया ने जब लकी को यह बात कही कि तुम्हारी बीवी संजना का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो लकी के होश उड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं संजना को अस्पताल लेकर आया तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर डिलीवरी के वक्त उसे अचानक क्या हो गया? जब डॉक्टर नूर इस्लामिया चीख चीख कर कह रही है कि बिच्छू का निशान होने के बावजूद मेरी बेटी नॉर्मल है, तो फिर मेरे पिता ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? डिलीवरी के वक्त कही गई संजना की बातें जानने के बाद मेरे पिता इतने परेशान क्यों हो गए हैं? उनके चेहरे के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहे थे। कोई ऐसी बात जरूर है जो मेरे पिता मुझसे छुपा रहे हैं। बाकी क्या जरूरत थी तांत्रिक से मिलने की? पता नहीं क्यों वो इतना डर रहे हैं। लकी सोच सोच कर परेशान था। वो एक पल के लिए भी लेटा नहीं था। वो अपने पिता का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में वही ख्याल उमड़ रहे थे। पिताजी की मुलाकात तांत्रिक से हुई होगी या नहीं? मेरी बच्ची के बारे में तांत्रिक ने क्या कहा होगा? पिताजी डॉक्टर की बात पर भरोसा ना करके तांत्रिक की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं पता लगा कर ही रहूंगा। ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर बहने लगे। न जाने कितने सवाल थे जिसका जवाब लकी अपने पिताजी से जानना चाहता था। इसलिए तो वो अपने पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेटे को परेशान देखकर सुपर्णा जी ने एक दो बार उसे घर जाकर आराम करने की सलाह भी दी थी, लेकिन लकी पत्नी और मां को अकेले छोड़कर घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तकरीबन 2 घंटे के बाद लकी के मोबाइल की रिंग बजी। पापा की कॉल देखते ही उसने तुरंत रिसीव कर लिया। हेलो पापा, आप आ गए? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। कहाँ हैं इस वक्त आप? मैं तांत्रिक से मिलकर वापस आ गया हूँ। हालांकि मुझे मालूम था तू मेरा इंतजार कर रहा होगा,
इसलिए तुझे फोन करना पड़ा। अच्छा सुन, तांत्रिक ने एक उपाय बताया है, वो मैं तुझे सुबह मिलने पर बता दूंगा। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड़िया को कुछ भी नहीं होगा। तो सुन रहा है ना लकी? हाँ हाँ डैड, सुन रहा हूँ। अब तू बेफिक्र होकर सो जा, सुबह बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं घर पहुंच गया हूँ, बहू और अपनी माँ को लेकर तू सुबह घर आ जाना। अपने पिता की बात सुनकर लकी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले ही वो चिल्ला उठा, अरे सुनिए पापा, अब क्या हुआ? मैं भी घर पहुंच रहा हूँ। मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं आपसे पूरी बात नहीं जान लेता। मगर तुम्हारी माँ डरेगी तो नहीं? पूछ ले एक बार। पापा, मुझे मम्मा घर जाकर सो जाने को कई बार बोल चुकी हैं। मैं बस आपके आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, फिर भी निकलने से पहले उसे इन्फॉर्म कर दे। ओके, मैं उन्हें बताकर ही आऊंगा। मिलते हैं कुछ देर में। जैसे ही पापा का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, परमीत ने अपनी माँ को बोल दिया, मम्मा, पापा आ गए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, आप संजना का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, वैसे भी अपने परिवार पर राहु काल चल रहा है, ध्यान से जाना बेटा। रात के समय लकी को घर पहुंचने में 2 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही उसने अपने घर के कंपाउंड में बाइक रोकी, घर की जलती हुई लाइट और खुला दरवाजा देखकर वो समझ गया कि उसके पापा घर पहुंच गए हैं। लकी ने भागते हुए घर के अंदर दाखिल होते ही आवाज लगाई, पापा, मैं आ गया। कहाँ हैं आप? पापा, मैं आ गया। कहाँ हैं आप? लकी एक के बाद एक कैमरे चेक करने लगा, मगर उसे कहीं पापा नजर नहीं आए। लाइट को ऑन ऑफ होते हुए देख लकी घबराई हुई आवाज में बोल उठा, क्या है ये सब? और पापा कहाँ गए? उनके साथ कोई अनहोनी तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर लकी अंदर से खूब डर गया था। अचानक उसने सीढ़ियों से एक परछाई को ऊपर जाते हुए देखा। उसके मुंह से चीख निकल गई, पा रुको, मैं यहां हूं। पापा रुकिए। लकी को यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि उसके पापा चुपचाप ऊपर के कमरे में चले गए थे। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्यों उसके पापा अपना मुंह छुपाकर भाग रहे थे। तांत्रिक के पास कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई ना? तांत्रिक ने अपने मंत्रों से पापा पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया ना? ये मुझे क्या हो गया है? अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मेरा भी हाल संजना जैसा हो जाएगा। अपने विचारों पर ब्रेक लगाते हुए जैसे ही लकी ने ऊपर वाले दूसरे कमरे का दरवाजा खोला, ठीक तभी खिड़की के पास उसने कोई हलचल सुनी। खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था। फड़फड़ाते हुए पर्दे के बीच चंद्रमा की रोशनी में एक काली परछाई लकी को नजर आई। पापा, क्या आप हैं वहां? लेकिन परछाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? आप ऐसे मुंह छुपाकर क्यों खड़े हैं? पापा की चुप्पी लकी का दम घोंट रही थी। ऐसा कौन करता है भला कि नीचे वाले कमरों की लाइट ऑन करे और ऊपर की नहीं? लकी के दिमाग में ये ख्याल आया ही था कि सामने काली परछाई की हरकत देखकर वो चौंक उठा। ये क्या कर रहे हैं आप? खिड़की से नीचे गिर जाओगे। रुकिए प्लीज पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए ना मुझे क्या हुआ है। लेकिन जिस परछाई को वो पापा समझ रहा था, उसने बिना कुछ कहे खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। पापा! लकी के मुंह से चीख निकल गई। भागता हुआ लकी खिड़की के पास पहुंच गया, जिसका ग्लास खुला हुआ था और अंदर की साइड में लगा लोहे का दरवाजा झूल रहा था। लकी ने खिड़की से नीचे झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने नीचे का नजारा देखा, उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रोना चाहता था, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। पापा, मैं आ रहा हूं। ये आपने क्या कर दिया? क्या जरूरत थी ऐसा कदम उठाने की आपको? अपनी बीवी बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? क्यों पापा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? भागते हुए लकी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसकी आंखों में पिता का तड़पता हुआ शरीर तैरने लगा, जो खिड़की से नीचे गिरने से लहूलुहान दशा में घर के पिछले हिस्से में कंपाउंड में पड़ा था। लकी का दिमाग इस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। लकी भागता हुआ जैसे ही नीचे पहुंचा, उसके पैर दरवाजे पर ही जम गए थे। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और उसमें से अपने पिता को बाहर आया देख लकी के दिमाग में विस्फोट हुआ। लकी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने का आदेश दिया था ना, और तुम अपनी माँ, बीवी, बच्ची को अकेले छोड़कर आ गए। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक मेरा फोन नहीं आता तुम्हें वहीं रुकना है। लेकिन लकी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता सामने खड़े थे और उसे गलती के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। यकीन होता भी कैसे? अभी कुछ देर पहले उसने अपने पिता को मौत की छलांग लगाते हुए इन्हीं आंखों से देखा था। बिजली का झटका लगा था उसे। अपने दिमाग में चल रहे घमासान को छुपाने की कोशिश करते हुए वो बोल उठा, आप आ गए पापा, आप ठीक तो है ना? कहते हुए लकी ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। पता नहीं क्यों एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने आपको खो दिया है। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था पापा। मम्मी को भी आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर भेज दिया। आपको तो पता है कि मम्मी जब जिद पर उतर आती है तो किसी की एक नहीं सुनती। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। तुझे क्या लगता था कि वो तांत्रिक मुझ पर कब्जा कर लेगा? मैं कोई अरे गहरे तांत्रिक के वश में आने वाली चीज नहीं हूँ। वैसे सब कुछ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर चल, तुझे मैं सब कुछ बताता हूँ। ठीक है। क्या यही लकी के पिता थे? तो फिर वो कौन था जिसने खिड़की से मौत की छलांग लगाई थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि तांत्रिक की कही बातें सच साबित होने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए बिच्छू के साथ।